हाँ, अटेंशन प्लीज। गुड इवनिंग जी, मैं सैयद मोहसिन सर। साउंड क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। शैल वी स्टार्ट? ओके, क्लियर है सर। यस सर। ओके, थैंक यू। So now we will start our demo lecture. Still I am getting some request for this class. Just wait a minute. Sure, sir. Okay. Okay, चलिए। So attention please. Now we are starting our demo lecture. जितने लोगों को हम एडमिट कर सकते थे कर दिए। अब हम क्लास के बीच में किसी भी एडमिट नहीं करेंगे। टोटल 1 आवर हम डेमो लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग म्यूट रखिए आपका सिस्टम जो भी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आराम से स्टेप बाय स्टेप हम डेमो लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो भी बनाए थे मैंने, और आपको फीडबैक वगैरह भी जो हमारे प्रीवियस बैचेस से हमने लिए थे, और जितना हो सकता था एज ए टीचर मैंने जितना कंट्रीब्यूट किया था एस्पिरेंट के लिए वो भी आप लोगों को बताया था। सो फर्स्ट 2 to 3 मिनट यहाँ पर बहुत सारे नए एस्पिरेंट है, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बारे में 1-2 मिनट में बताता हूँ। जी, मैं सैयद मोहसिन सर है। मेरा काम फुल टाइम मेंटरशिप है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जनरल स्टडीज के कोर्सेस चलाता हूँ। अंडर ग्रेजुएट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और जो 2022-23 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए हम जीएस के ऑनलाइन कोर्सेस चलाते हैं। और उसके साथ मेरा जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स, तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत कम वक्त में फायदा होगा। क्यों ऐसा? ये प्रोग्राम की यूनिक फीचर क्या है? इसमें जो चीज है मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लगातार 5 प्रीलिम्स क्लियर किए थे। 2015 से लेकर 2019 के 5 प्रीलिम्स मैंने लगातार क्लियर किए थे कंफर्टेबल मार्जिन के साथ। और तुम लोगों को पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना, एक बार ही निकालना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन लगातार 5 बार निकालना, तो आप समझ रहे होंगे कि मेरे पास कुछ ना कुछ यूपीएससी के प्रीलिम्स को समझने की सलाहियत थी, कि मेरे पास ऐसी कैपेसिटी थी, ऐसा कुछ मेरे पास स्किल्स था जिसकी वजह से हर साल मैं प्रीलिम्स निकाल लेता था। तो वही चीजें मैंने हर बार प्रीलिम्स में इस्तेमाल की। तो आप लोगों को वही स्किल सेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा। अब मार्केट में डिमांड चलती है कि भाई यूपीएससी का नेचर चेंज हो रहा है, प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोगों को डराया जाता है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो कराया जाता है। उसी वजह से आप लोग क्या करते हैं, और ज्यादा पढ़ते हैं, और ज्यादा पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, उसके साथ साथ और क्या करने लग जाते हैं आप लोग, नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। कोई 30 टेस्ट सॉल्व करता, कोई कैंडिडेट 60 सॉल्व करता, फिर एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी का कट ऑफ 100 आता या 100 से कम आता, फिर भी बच्चा 100 मार्क्स भी नहीं ला सक रहा। तो अब यहां पर सोचने की बात है कि मेरा जो तजुर्बा रहा, लगातार 5 साल क्लियर किया, और आज के बच्चे जो मेजॉरिटी बच्चे कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिफर कर रहे हैं सोर्सेस, टेस्ट भी बहुत ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, स्टिल दे आर अनेबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स पेपर, और अभी तो कट ऑफ लो जा रहा है लगातार। तो क्यों, क्या है असल में रीजन? देखो, वो अपनी तौर पर नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ा दिए, टेस्ट बढ़ा दिए, स्टिल वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो क्लियरली दे आर लैकिंग इन दी अप्रोच। जो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए अप्रोच होना है, वो अप्रोच आज के एस्पिरेंट लैक कर रहे हैं।
हर कोई देखो इंस्टीट्यूट या कोई भी मेंटर आपको पढ़ा देगा, दे कैन टीच यू द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पढ़ा देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट के साथ आपको स्किल्स है और अप्रोच है, ये आपको कोई भी नहीं देता। क्यों? इसके देने में दो चीजें हैं, एक तो उस एस्पिरेंट को खुद तजुर्बा होना चाहिए। आपको ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मिलेंगे कि जो पहली बार प्रीलिम्स निकाला और आईएएस बन गया, दूसरी बार प्रीलिम्स निकाला आईएएस बन गया, लेकिन जो लगातार प्रीलिम्स निकालने वाले एस्पिरेंट होते हैं उसकी डिमांड समझ में आती है उसको कि यूपीएससी क्या पूछेगा, कैसा पूछेगा। तो इस प्रोग्राम में आप मेरे एक्सपीरियंस से फायदा उठाइए। तो मैंने खुद 2019 तक अटेम्प्ट दिए, फिर 2020 से मैं फुल टाइम मेंटर बन गया। 2020 मार्च में मैंने इंटरव्यू दिया, फाइनल इंटरव्यू के बाद मेरे मार्क्स कम आए, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके बाद से फुल टाइम यूपीएससी के लिए अपना खुद का ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। ठीक है, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस के नाम से मैं खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो अब मेरा काम क्या है, फुल टाइम यूपीएससी के लिए मेंटरशिप देना। अब जब प्रीलिम्स आता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो है स्किल्स और फियर ये दोनों के बीच में डरते रहते हैं। तो उसी लिए ये एक प्रोग्राम है जिससे आपको फायदा होगा। तो फिर से 2 मिनट इस प्रोग्राम के फीचर बताता हूं। ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा और टोटल 1 मंथ हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे। इसमें मैं क्या लूंगा, 2014 से 2021 टोटल 8 पेपर, प्रीवियस ईयर के 8 पेपर हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। यानी मैं आपके साथ 800 सवालात आपके सामने सॉल्व करूंगा। इन 800 क्वेश्चंस में या 8 ईयर के पेपर्स में मैं आपको लिंक निकाल के दूंगा कि आप थीम वाइज प्रिपरेशन कैसे करें। थीम वाइज से क्या मतलब है मेरा, हमारे जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सो ऑन, इसमें यूपीएससी थीम रिपीट करता है। आपको वो समझ में आनी चाहिए कि भाई किस तरह से रिपीट करता है, आगे क्या पूछेगा, एक ही टॉपिक में से अगला अगला डायमेंशन क्या हो सकता है, ये आपको बताने वाला चाहिए। तो इससे आपके थीम वाइज प्रिपरेशन को आसानी हो जाएगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको एग्जाम में आएगा। देखो, पढ़ना लेकिन एग्जाम में आना दो अलग चीज है। तो आप जो भी पढ़ेंगे वो टॉपिक डायरेक्टली आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो ये है थीम वाइज स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज, हर साल 30 to 35 क्वेश्चन अनकन्वेंशनल आते हैं। हमें भी पता है, कितना भी पढ़ के जाओ उनका आंसर आप नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता, किताब में उसका आंसर ही नहीं होता है। तो वैसे 35 क्वेश्चंस को क्या करना है, वैसे 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो होना है, टेक्निक्स होना चाहिए, ये स्किल्स होना चाहिए, एलिमिनेशन स्किल्स होना चाहिए, लॉजिकल गेसिंग होना चाहिए। तो आप तो बहुत सारे एस्पिरेंट देखे होंगे कि हर कोई ये बोलता लॉजिकल स्किल्स चाहिए, एलिमिनेशन, लेकिन प्रैक्टिकली आपको वहां पर मैं करके बताऊंगा कि रियल टाइम में मैं क्या फील कर रहा था 2015 के पेपर में, 16, 17, 18, 19। तो आप सीखेंगे कि भाई हर साल ऐसे सवालात आते हैं, हमें क्या करना है। 20 में भी आए सवालात, 21 में भी आए, 22 में भी आएंगे, 23 में भी आएंगे। हर साल ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे जिनको आप तैयार करके नहीं जा सकते, सबको मालूम है। लेकिन मैं बता रहा हूं वो 30 to 35 जो क्वेश्चन है उसका आंसर वहीं पर है। आंसर वो जो है क्वेश्चन में ही आंसर है, बस आपको निकालना आना। तो आपका सबसे बड़ा टेंशन खत्म कि भाई जो बाहर से आने वाले सवाल आते हैं उसका आंसर तो आपकी आंखों के सामने है। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत होती है वो क्वेश्चन को रीड करने के लिए। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। फिर ये टेक्निक्स आप जब सीखेंगे तो हमारे सी साइट के जो कंप्रीहेंशन होते हैं, जो 20 to 25 या 30 क्वेश्चन जो कंप्रीहेंशन के आते हैं आजकल, वो भी डिफिकल्ट हो गए बच्चों के लिए, एस्पिरेंट के लिए। तो उसके टेक्निक्स भी आप सीख जाओगे कि भाई सी साइट का कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करना है, वो भी आसान हो जाएगा आपका। तो आपका जो इंप्रूवमेंट होगा, आप कोई किताब वगैरह मेरे साथ रहकर नहीं पढ़ेंगे, जस्ट एक क्वेश्चन पेपर मेरे साथ रहकर सॉल्व करोगे, टैकल करोगे और आपको नेट पॉजिटिव 40+ मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा।
लेट सपोज तुम में से कोई एस्पिरेंट है जो 2020 को दिया था प्रीलिम्स, 2019 को दिया था, 2021 को दिया था, और उसको लेट सपोज 70 आ रहे थे, 80 आ रहे थे। वो एस्पिरेंट मेरे पास अभी 10-15 दिन में एनालाइज करेगा कि यार मुझे तो 120 आ सकते थे, 130 आ सकते थे। वो खुद रियलाइज कर लेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम में आंसर निकालने का अप्रोच सीखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जो हमारे पास आए और प्रोग्राम सीखे। उनमें से एक एस्पिरेंट जो है मिस्टर फैजान अहमद भी है। तो फैजान ने भी अपना पहला प्रीलिम्स हैदराबाद में रहते हुए मैसम एकेडमी से दिया था, पहला प्रीलिम्स नहीं निकला था। लेकिन जब वो दूसरे प्रीलिम्स के लिए जामिया में रहकर तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स से पहले 1 महीने के लिए वो वापस आए मुंबई, जहां पर मैं प्रीलिम्स के लिए गया था पढ़ाने के लिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो वो वहां पर आए और पहली मुलाकात में आकर उन्होंने बोला कि सर मैं आपके लिए यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली से मुंबई आया हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो उसका जो नेचर था सीखने का, उसने 1 महीना मेरे क्लासेस किया, आराम से सीखा, और वापस जाते वक्त बोलिए कि सर आई एम कंफर्टेबल विद प्रीलिम्स, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आई विल क्लियर। अब उसने प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं किया, मेंस ही क्लियर नहीं किया, इंटरव्यू ने डायरेक्ट आईएएस। तो ऐसे बहुत सारे फैजान तुम में भी है, जिसको थोड़ा सा प्रीलिम्स का तरीका पता है तो वो डायरेक्टली आईएएस बन सकता। आज मेरी बात लिख के ले लो, तुम में से भी कोई ना कोई आईएएस बनेगा इंशाल्लाह। तुम में से भी कोई ना कोई फैजान है या भी इस क्लास में भी, उसको बस प्रीलिम्स का थोड़ा सा तरीका बता दो। तो फैजान के साथ ऐसे बहुत से एस्पिरेंट थे जो 3 बार प्रीलिम्स दिए, 4 बार प्रीलिम्स दिए थे, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो फैजान के साथ उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। औरंगाबाद का ऐसा एक स्टूडेंट है, परभनी का एक ऐसा स्टूडेंट है जो सीधा इंटरव्यू दिया, 4 प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने के बाद उसका सीधा इंटरव्यू कॉल आया। ऐसे भी एस्पिरेंट है मेरे पास सीकेस वाले, ये उनका फीडबैक देख सकते हैं आप। फिर 2021 के भी कैंडिडेट में खास तौर पर मैं गर्ल कैंडिडेट की बात करना चाह रहा हूं। देखो, हज कमेटी ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूट है जहां पर मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी जाता हूं। लगातार 9-10 साल से वहां पर गर्ल्स कैंडिडेट में से हमारे पास 0 प्रीलिम्स रिजल्ट थे। लेकिन लास्ट ईयर 21 में 5 या 6 एस्पिरेंट ने, गर्ल एस्पिरेंट ने क्लियर किया। उनमें से एक बरीरा है, दूसरे महविश है, तीसरे यास्मीन है। मुझे तो नाम तकरीबन सभी के मालूम रहते। ये क्यों बता रहा मैं कि बहुत सारे गर्ल कैंडिडेट में जो है पहले तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एक्सपोजर नहीं मिलता। अगर से उनको भी इक्वल प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर मिलेगा तो वो भी अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं उनके लिए, उनकी मोटिवेशन के लिए। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं रिमोट एरिया से जिन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से उन्हें भी एक्सपोजर मिल रहा है। उनमें से एक हमारे भारत है, हैदराबाद के ही है भारत। तो उन्होंने भी लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर किया था। और इस प्रोग्राम से देखो, इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन को भी फायदा हो रहा है। देखो आप यहाँ पर फार्मर सीईओ ऑफ हेजोस मिस्टर मकसूद खान साहब का भी यहाँ पर एक मैसेज देख सकते हैं, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो उन्होंने भी बताया कि देखो यहाँ पर योर कंट्रीब्यूशन टू हैज ए ग्रेट शेयर इन द अचीवमेंट ऑफ हज हाउस एज ए इंस्टीट्यूट, मोर देन 30+ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स। और टिल 2019 तक क्या होता था, हज हाउस से 5 या 6 बच्चे ही एस्पिरेंट जो है प्रीलिम्स क्लियर करते थे। लेकिन उसके बाद से 25, 35 इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो गया रिजल्ट में। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम का फायदा इंडिविजुअल को भी होगा और इंस्टीट्यूशन को भी होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे बारे में आप जान लिए, फीडबैक के बारे में जान लिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई इस प्रोग्राम के जरिए से थीम वाइज प्रिपरेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम थीम वाइज प्रिपरेशन के थोड़े से एग्जांपल्स मैं निकाल के बताऊंगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन लिया। ये क्वेश्चन है 2018 का। अब मैं जब 2018 में प्रिपेयर हो रहा था, मैं भी एस्पिरेंट था। ये क्वेश्चन का डिजाइन देखो। ये क्वेश्चन का जब डिजाइन मैंने देखा, मुझे पता था कि आने वाले साल यानी 2019, 2020, 2021 ये टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, मुझे पता था। क्यों?
because in this question UPSC just introduce these topics, just they introduce. For example, ये क्वेश्चन क्या था? मैच द फॉलोइंग था, मैच द पेयर. Here answer is not more important, but the topics, but the themes are important. So future aspirant, that means 2018 के बाद जो भी प्रिपेयर होने वाला फ्यूचर एस्पिरेंट, they need to prepare these topics. Definitely UPSC will ask question on this topic. फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर जो थीम है, दिल्ली 2 एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, पार्टिकल फिजिक्स. तो अब तुम में से बहुत सारे एस्पिरेंट तो 2019 के बाद वाले हैं, तो तुम लोगों को पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है. आप लोग भी देखें, इन सारे टॉपिक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछी. ये 2018 का क्वेश्चन है. वेरी नेक्स्ट ईयर यूपीएससी ने ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा. वेरी नेक्स्ट ईयर देखो यहाँ पर 2019 में CS9 प्रोटीन क्या है, ये 2019 में. ठीक है, ये रिपीट होगा. फिर 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस पूछा, 5-6 एप्लीकेशंस दे दिया. ठीक है. फिर 2020 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा, इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी का लगाकर उसने पूछा. याद है ये क्वेश्चंस तुम लोगों को? सो होप तुम लोगों को याद है ये सारे सवालात. यहां से हर साल आने वाले सालों में सवालात आएंगे. तो इस तरीके से तुम्हें एक मेंटर की जरूरत है कि यहां पर से आप प्रिपेयर हो जाओ. ये टॉपिक्स आने वाले हैं. तो देखो 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया, 2019 में क्रिस्पर आया, फिर क्रिप्टो करेंसी आया, और सो ऑन. ये टॉपिक पे आते रहेंगे क्वेश्चन. एक्सपेरिमेंट बताया मैं, साइंस एंड टेक का थीम. उसके बाद लेट सपोज इकोनॉमी का, इकोनॉमी में भी थीम रिपीट होते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा क्वेश्चन था, फिर से 2018 का क्वेश्चन है. तो जब हम 2019 के लिए प्रिपेयर हो रहे, 20 के लिए प्रिपेयर हो रहे, तो हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को देखें. इसकी पहली स्टेटमेंट क्या थी? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट. तो जब भी ये जो क्वेश्चन 2018 में पूछा, ये करंट अफेयर में था, इसके ऊपर एक कमेटी आई थी, एनके सिंह कमेटी, टू रिव्यू दिस एक्ट. तो उसने रिकमेंडेशन दिया, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर में. देन 2020 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट कर दिया. उसने इस थीम पे सवाल पूछा. FRBM एक्ट में अगर से आप पढ़ के जाते तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना होता है? स्टेटमेंट देना होता है, 3 स्टेटमेंट. तो उसी का सवाल 2020 में यूपीएससी ने पूछ लिया. अलॉन्ग विद बजट, फाइनेंस मिनिस्टर also places other documents before the parliament including macroeconomic framework statement. तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ होता है? ये डॉक्यूमेंट होता है FRBM एक्ट में. हो गया आंसर आपको. सीधा सीधा क्वेश्चन उतर रहे आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है. आने वाले दिनों में और क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी बताता हूं मैं तुम्हारे को आराम से. भाई आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी थीम रिपीट करता है, हर सब्जेक्ट में करता है, हर डायरेक्शन में करता है. आपको मिनिमम पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, क्वालिटेटिव. देन लेट सपोज जियोग्राफी, इकोनॉमी हो गया. अब जियोग्राफी की बात करो. इतना बड़ा क्वेश्चन है. अब ऑप्शन देखो, दैट मीन्स क्वेश्चन है सो जो क्रॉप्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसके ऊपर पूछा जियोग्राफी में. तो द क्रॉप इज ए सबट्रॉपिकल इन नेचर, frost is injurious to it, requires 210 frost free days, rainfall so on. ऐसा बोलकर पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया. एंड ए वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर so on. इतना सब दे दिया और बोला कि भाई ये क्रॉप क्या है, पहचानो. तो हमारा काम क्या था? 2020 का क्वेश्चन या 19 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, तो कॉटन इसका आंसर तो आप मार लिए. फिर जब हम 2021 के लिए जा रहे तो भाई ये बाकी के ऑप्शन भी तो देख के जाना था ना. जूट क्या है,
शुगर केन क्या है, टी क्या है, और कॉटन को और एक बार आप डेप्थ में देखकर चल जाना था, आपका काम था। देख के गए, उसका फायदा। 2 क्वेश्चन आ गए। देखो अगले साल 2021 में, 20 के बाद 21 में फिर से पूछा ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया। और ब्लैक कॉटन का कुछ सॉइल कुछ नहीं है, ऊपर से ही तुम्हारे को सवाल से उसने पूछ लिया। तो कहां से, इसका सोर्स क्या है क्या नहीं, वो पूछा तुम्हारे को, वॉल्केनिक रॉक। इसका आंसर सबको पता होता है, जब थोड़ा सा पढ़ के गए तो आपको समझ में आता। और यहां पर जो आपको शुगर केन का एज ए क्रॉप ऑप्शन था, फिर से 21 में उसके ऊपर पूछ लिया। वाटर इफिशिएंट क्रॉप में लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप क्या है पूछा उसमें, शुगर केन। हो गया। तो आपको यहीं पर यूपीएससी पूछ रहा है, जो 2020 में पूछा, 21 में उसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे। अब जो 20-21 में पूछेगा, 22 में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूपीएससी थीम रिपीट करता है हर डायरेक्शन में। लेट सपोज पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अरे बाप रे, ये जो सवाल है ना, इसका ओरिजिनल तो असल में क्वेश्चन है 2014 में पूछा, फिर उसके बाद 2017 में पूछा, उसके बाद 2019 में पूछा, उसके बाद 2020-21 लगातार पूछते गया ये सवाल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। अब तुम्हारे को 2021 में क्या कर दिया, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है ऐसा कुछ पूछ लिया उसने, फिर से वही सवाल, लिमिटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था। तो वो ही थीम को वो फिर से पूछते जा रहा है। और इसके अलावा पॉलिटी में बहुत सारे थीम रिपीट करता है यूपीएससी। फॉर एग्जांपल शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सो ऑन। आपको मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कि कहां से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, एवरीथिंग। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बट क्वालिटेटिव करते जाना, ठीक है। तो यहां पर मैं तुम लोगों को ये कॉन्फिडेंस देना चाह रहा कि भाई यूपीएससी ने जितने हमारे कोर सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सो ऑन, उसमें थीम रिपीट होती है। बस आपको थीम बताने वाला चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आप आराम से वही थीम पढ़िए, बस उसमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये एक काम हुआ। दूसरा काम, एलिमिनेशन, लॉजिकल गेसिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कैसे करना है। तो देखो कभी कभी क्वेश्चन इतने डेंजरस पूछते हैं यूपीएससी, यार पसीने छूट जाते हैं। मेरे भी छूटते थे, मैं भी एस्पिरेंट था। क्यों? एक तो 5 लाख एस्पिरेंट प्रीलिम्स में बैठते हैं, और 10,000 या उससे कम को यूपीएससी बुला रही है मेंस के लिए। और तुम्हें भी पता है कि अगर किसी बंदे का इस साल आईआरएस में सिलेक्शन हो गया, तो अगले साल उसका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं, उसके भी चांसेस हम नहीं बता सकते। यानी जो सिलेक्टेड बंदा है उसके भी चांसेस नहीं होते। मैं खुद मेरे आंखों से देखा हूं, हमारे खुद दोस्त ऐसे हैं जो आईआरएस में सिलेक्टेड हुए, फिर अगले साल दिए मगर प्रीलिम्स नहीं निकला। तो प्रीलिम्स ऐसा ही है। तो क्या करना होता है, जहां पर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्मार्टली कैसे खेलना है वो देखो। 1 मिनट, थोड़ा पानी पीता हूं। यस प्लीज। देखो मैं ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ये दुविधा में है कि भाई हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल पूछ रहा है, ना जाने कहां से पूछ रहा है। भाई पूछ रहा है तो पूछ रहा है, अब क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल 2020 का ये क्वेश्चन, 2020 में इसने सवाल पूछा, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान और द ग्रेट टुमुल्ट इवेंट किससे रिलेटेड है बोलकर पूछा। अब ये सवाल देखते ही बच्चा परेशान। 2020 की मैं रियल फीलिंग बता रहा हूं एस्पिरेंट की। अरे यार, किसी ने उलगुलान ग्रेट टुमल्ट सुना ही नहीं, इसने पूछ लिया। तो ऐसे में क्या करना, सबसे पहले सुकून से पढ़ना, उलगुलान, ग्रेट टुमुल्ट। फिर आप ऑप्शंस देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857,
मपीला रिबिलियन ऑफ 1921, इंडिगो रिवोल्ट, बिरसा मुंडा रिवोल्ट। अब सोचना, अच्छा ठीक है चल भाई, तू पूछा यूपीएससी, मैं तेरे को सलाम करता हूँ, ग्रेट तुमुल्ट उल गुलान। अब हम क्या करेंगे, सोचेंगे। हमने 1857 रिवोल्ट बचपन से पढ़ा, आज तक ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी इस इवेंट से रिलेटेड नहीं पढ़ा। रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड उलगुलान टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ा, कट। मपीला रिबिलियन, इंडिगो रिवोल्ट, ये दोनों टॉपिक हम मॉडर्न इंडिया प्रिपेयर करते वक्त पढ़ते। मपीला रिबिलियन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बीच में होता है वहां पर केरला में, इसलिए ये भी कट। इंडिगो रिवोल्ट, ये पीजेंट्स रिवोल्ट आफ्टर 1857, वो भी पढ़ते हम, ये भी कट। तो अब हमारे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये सारे टॉपिक हमने पढ़े और इन टॉपिक से रिलेटेड हमने कभी भी उलगुलान नहीं पढ़ा, और हमने कभी भी बिरसा मुंडास रिवोल्ट नहीं पढ़ा। हो सकता हाई चांसेस है उलगुलान इसी का आंसर हो। तो आप सीधे सीधे उलगुलान का आंसर बिरसा मुंडा का रिवोल्ट मार दे सकते थे, आपको आंसर आ जाता, आप अच्छे से ऑप्शंस रीड करते। तो अब फायदा बता रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का, ये 2020 का क्वेश्चन है और 2021 में इससे फायदा हो जाता है, एक डायरेक्ट आंसर आपको आता है। फॉर एग्जांपल 2021 में ट्राइबल लैंग्वेजेस के ऊपर पूछा था उसने, हु एंड सो ऑन, ऐसे 3-4 ट्राइबल लैंग्वेजेस दिया और पूछा कि ये क्या है बताइए, म्यूजिक है या पेंटिंग है या फिर लैंग्वेज है, सो ऑन। तो यहां पर आप होमवर्क करके जाते थे कि ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्या था क्या नहीं, तो आप बेसिक में जाते थे कि ये ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश। तो आप पढ़ते थे कि हु एंड मुंडा रिवोल्ट, हु एंड मुंडा रिवोल्ट बोलकर आप पढ़ते, तो आपको क्लिक हो जाता है यार ये हु क्या है, हु इज नथिंग बट ट्राइबल से रिलेटेड है। तो वहां पर आप ट्राइबल लैंग्वेज आंसर मार के आ सकते थे 2021 के सवाल में। हो गया था आपका 21 का सवाल भी, ठीक है। और आगे बता रहा हूं मैं, अब ये क्वेश्चन ले लीजिए 2018 का, रियल टाइम में बहुत डिफिकल्ट था ये सवाल। देखो, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख लिया 1920 में। अब हम सोचते हैं यार यार ये स्वराज्य सभा तो हम पढ़े ही नहीं, इसका क्या करूं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शंस, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो अब हम कीवर्ड्स देख रहे, स्वराज्य सभा, होम रूल, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो पहला ऑप्शन जब तुम देखते वहीं पर आपको याद आता यार ये होम रूल लीग बोल रहा, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने चलाई, और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, स्वराज, सेल्फ रूल, और पीरियड भी क्या बोल रहा 1920। तो होम रूल लीग 1916 से चली थी, 1920 तक तो एक्टिव थी, हमें पता है। तो होम रूल, स्वराज, 1920, सब कुछ क्या डायरेक्शन दे रहे तुम्हारे को, इसका आंसर यही है। फिर क्रॉस चेक कर लो, हिंदू महासभा आज भी ये नाम है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आज भी ये नाम है। तो ऐसे तो हाई चांसेस क्या है, होम रूल, बेसिक ऑब्जेक्टिव स्वराज, पीरियड 1920, बिल्कुल सही, ये हो गया आंसर खत्म। मैं ये अप्रोच कैसे बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हें आंसर नहीं पता बट यू कैन अराइव एट द आंसर बाय कंट्रोलिंग योर स्ट्रेस, चिंता नहीं करने का, आंसर होता है। फिर आगे देखो, अब ये जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, पता नहीं जमीन से आते सवालात आसमान से आते, मगर यूपीएससी पूछता। फॉर एग्जाम्पल फर्टिगेशन क्या है उसने पूछ लिया। अब मैं ऐसा अप्रोच बताऊंगा कि भाई फर्टिगेशन क्या है क्या नहीं हमें जरूरत भी नहीं है, बट वी कैन अराइव एट द आंसर। सिमिलरली साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, लो कर लो बात,
इस तरीके के टॉपिक पे 4-4 ऑप्शन पूछ रहा यूपीएससी, कैसे आंसर निकालना। इंडियन एलिफेंट्स को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी 4-4 ऑप्शन, क्या करूं। अब तुम्हें तो पता हो गया यार, ऐसे टॉपिक्स तो हम तैयार होकर नहीं जा सकते, क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको यूपीएससी की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन की निशानियां बता दो मैं। अनकन्वेंशनल क्वेश्चन से मतलब मेरा ये होता है, पहली चीज हमारे रेगुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं होता, रेगुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं होता। दूसरी चीज, उसका आंसर, उसके ऑप्शंस हमारे नॉलेज के बाहर होते हैं, किताब के बाहर होते हैं। हम कितना भी पढ़ के जाओ, नॉलेज लिमिटेड हो जाती है। और बेसिक ऑब्जेक्टिव यूपीएससी का ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारा एप्टीट्यूड चेक करना। दे वांट टू चेक वेदर वी आर एजुकेटेड पर्सन और नॉट। क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में एक जगह पर एक लाइन लिखी, एक स्टेटमेंट दी यूपीएससी ने प्रीलिम्स के सिलेबस में, द एस्पिरेंट शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। उसने लिखा, सिलेबस में जाकर देखो तुम प्रीलिम्स के, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फिर वो लिखता है एस्पिरेंट शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। वो डिमांड नहीं कर रहा कि तुम एक्सपर्ट हो, क्या डिमांड कर रहा, बट यू शुड बी ए वेल एजुकेटेड पर्सन। वेल एजुकेटेड पर्सन एप्टीट्यूड से बिहेव करेगा, कैसे करेगा वो देखो। क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। अब मुझे तो फर्टिगेशन क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन मुझे एडवांटेजेस चेक करना है, कैसे करूंगा। सुकून से मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखूंगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखने के बाद समझ में आया, 4 ऑप्शन दिए और उसने जो ऑप्शन बनाए 3 ऑप्शन। समझ में आ रहा, कहीं पर भी 4 ऑप्शन वाला जोड़ी नहीं बनाया उसने। यानी कि एक इंडिकेशन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो एक्सट्रीमली रॉन्ग है, अगर मैं उसको कैच कर लूं तो आंसर पे आ सकता मैं। तो मेरा काम क्या रहता, पूरे सही ऑप्शंस पकड़ने के बजाय सबसे ज्यादा गलत ऑप्शन क्या है उसको पकड़ लो। तो अब मेरा फायदा होगा, मैंने क्या किया, पहले ऑप्शंस को देखा, फ्रेमिंग को देखा, अब मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूं। एडवांटेजेस, फर्स्ट ऑप्शन, कंट्रोलिंग अल्कालिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। पहला ऑप्शन दिया, कंट्रोलिंग अल्कालिनिटी। सेकंड ऑप्शन, efficient application in rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible. Then increased availability of nutrient to the plant is possible. Then reduction in leaching is possible. तो अब यहां पर देख रहे कि एडवांटेजेस में यहां पर लीचिंग रिड्यूस हो रहा बोल रहा, न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो रहे, अवेलेबल हो रहे, अल्कैलिनिटी कंट्रोल हो रही। यहां पर 3 ऑप्शन में एक तरीके से एडवांटेजेस की मीनिंग दे रहा। एक में क्या कर रहा हूं, नहीं, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizers is possible. all other phosphatic fertilizer, यहां पर उसने एक्सट्रीम कर दिया और ऑप्शंस में उसने सिर्फ 3 की ही जोड़ी बनाई, और 3 जो हमें कॉमन सेंस से समझ में आ रहे, रिडक्शन इन लीचिंग, इंक्रीज न्यूट्रिएंट, कंट्रोलिंग अल्कालिनिटी, और एक्सट्रीम क्या लग रहा आपने को, ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी 2 एक्सट्रीम लग रहा। तो 2 को कट करता हूं मैं, सीधा आंसर आ गया 1384। So without knowing the meaning of fertigation, we can arrive at the answer by using our common sense. ये है यूपीएससी डिमांड करता है अपने से, इसीलिए हर साल ऐसे 30-35 क्वेश्चन पूछता है वो। और तुम्हें 30-35 पूरे की पूरे सही नहीं करना है, वो भी बता रहा हूं मैं। वो 30-35 में से अगर से तुम 25 भी सही कर दिए बहुत हो गया। वो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। और बताता हूं, और एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। होप यू हैव एंजॉयड फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर इन इरिगेशन, इस तरीके से होता है, लेकिन वो मालूम होने की भी जरूरत नहीं है, हम आंसर कर लिए। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो,
इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहली चीज तो देखते ही डर लग जाए। और कोई भी कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ाता, कोई भी मैगजीन में भी इतना बड़ा लंबा आंसर कवर नहीं करता, और एस्पिरेंट भी इतना लंबा याद रखकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता वो याद कर कर इतना बड़ा। तो क्या है इसका डिमांड? डिमांड है फिर से आपका एप्टीट्यूड चेक करना, रीजनिंग कैपेसिटी चेक करना। देखो, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स which of the following benefits are generally covered in addition to payment for loss of funds and other benefits? क्वेश्चन के कीवर्ड देखना और चार ऑप्शन को आराम से पढ़ना। ऑप्शन देखो, ऑल भी है इसमें, 1 2 3 4 भी है, इसलिए हम सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। कीवर्ड है इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स अलॉन्ग विथ लॉस ऑफ फंड्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ malware disrupting access to one's computer. Okay. Second, cost of new computer if some miscreant willfully damage it and proved so. Third option, cost of hiring a specialized consultant to minimize loss in case of cyber extortion. Fourth, cost of defense in court of law if any third party files a suit. तो अब कीवर्ड देखते हुए हमें एक चीज समझ में आ रही, सवाल क्या है? साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स, साइबर इंश्योरेंस की बात कर रहा है इंडिविजुअल को। पहले ऑप्शन में कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर, तो मालवेयर अटैक हो रहा है यानी साइबर से रिलेटेड है। ओके। थर्ड ऑप्शन में है कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटोर्शन, साइबर एक्सटोर्शन भी साइबर से रिलेटेड है, ये भी हो गया क्वालिफाई। मगर सेकंड ऑप्शन को देखो तुम, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुल्ली डैमेजेस इट एंड प्रूव्ड सो। पहली चीज तो आपको साइबर इंश्योरेंस में हार्डवेयर कब से देने लगा? वो कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर, पूरा न्यू कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, वो भी कब? इफ सम मिसक्रेंट विलफुल्ली डैमेज कर रहा, वो भी आप प्रूफ करना। और टॉपिक क्या है? ये साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल। तो ये ऑप्शन बहुत ही गलत लग रहा, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ विलफुल्ली डैमेज एंड प्रूव्ड सो। तो आप क्या करेंगे? 2 नंबर ऑप्शन को कट करेंगे, ये कट, ये कट, ये कट। आपका आंसर आ गया 1 3 सीधी बात। और 1 3 में आपको सीधा सीधा आंसर भी लग रहा था, मालवेयर, साइबर, और यहाँ पर आप डिफेंस कर रहे। ठीक है, ये सब चीजों में है। साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी है तो डिफेंस के वास्ते भी हो सकता। तो बराबर कीवर्ड क्या था वहां पर? कॉस्ट ऑफ ए न्यू कंप्यूटर था, और पॉलिसी क्या है आपकी? साइबर इंश्योरेंस वाली पॉलिसी। तो ये स्किल्स आपको पैदा करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सवाल कराऊंगा। हर साल तकरीबन 30-35 सवाल आते, यहीं पर बच्चे डर जाते, यहीं पर वो कॉन्फिडेंट लूज कर जाते, और यहीं पर वो प्रीलिम्स के पेपर से हार मान लेते। मैं बार बार बता रहा हूं, आप 30 टेस्ट देते हो, आप 60 टेस्ट देते हो, आप इतना सब पढ़ते हो, फिर भी आपके ऊपर यूपीएससी 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे ही फेंकेगा हर साल। फिर आपको लगेगा, आप क्या करोगे? एट द एंड ऑफ द डे वो मीम निकालोगे कि भाई 365 का जनाजा निकाल रहे हैं, सारे किताबों का जनाजा निकाल रहे हैं। जनाजा तो निकलेगा, क्यों? क्योंकि आपने तैयारी स्किल्स की नहीं की थी। सो स्किल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हारा ना। विथ रेफरेंस टू एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट। अब लो, अब यूपीएससी हाथियों के ऊपर भी 4-4 क्वेश्चन, 4-4 स्टेटमेंट पूछ रहा है तुम्हें। अब कितना भी तुम हाथी के ऊपर पढ़ के जाओ, जरूरी नहीं है ना ये 4 की 4 ऑप्शन पढ़ के जाओगे। भाई कोई भी नहीं पढ़ सकता, मुझे भी मालूम, मैं भी अगर से एग्जाम में होता, मुझे भी पता है ये 4 की 4 ऑप्शन मैं भी पढ़ के नहीं जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है यूपीएससी? अगेन
आपका एप्टीट्यूड, हाउ वेल यू आर एजुकेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए पूछ रहा है। और देखो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दी अबाउट तो है नहीं क्लियरली, तो कुछ ना कुछ गलत है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले उस गलत स्टेटमेंट को अगर से हम पकड़ लिए तो हमारा काम आसान हो जाता। सबसे पहली चीज वही अप्रोच। पहला ऑप्शन, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एलिफेंट द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए फीमेल। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ने पे बाउंसर लगा कि लीडर कौन है, फीमेल है। चलो भाई हम आराम से सांस लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। ठीक है, और वो भी पता नहीं क्या है कि आगे चलो। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन calving till the age of 40 years only। यहां पर यूपीएससी ने तुम्हारे को इशारा दे दिया, an elephant can normally go calving till the age of 40 years only। तो ओनली लगाकर इस स्टेटमेंट को यूपीएससी ने लिमिटेड कर दिया। लिमिटेड स्टेटमेंट देखे और हमें ऐसा एक स्टेटमेंट की जरूरत थी जो आसानी से हमारे लिए रॉन्ग ऑप्शन बन जाए। तो 40 ईयर ओनली बोलते उसने लिमिटेड कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 कट, ऑप्शन नंबर 3 कट। अब 2 ऑटोमेटिक सही हो गया। क्या था वो, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, सही हो गया। अब हमें 1 एंड 4 में चेक करना है। 4 में क्या है, अमॉन्ग स्टेट्स इन इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरला। लेट सपोज मैं पढ़ के नहीं गया, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूं। अब जिसको पता है हाईएस्ट पॉपुलेशन वो सही करेगा, जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, वो 1 को सोचेगा, क्योंकि अब 1 एंड 4 में उसको रिस्क लेना है। 1 क्या बोल रहा, द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। तो वो सोचो, अरे हर जगह पर हम मेल डोमिनेशन करते, मेल डोमिनेशन करते, मेल लीडरशिप करते, कम से कम एलिफेंट ग्रुप में तो फीमेल को लीडरशिप लेने दो। इट इज ए यूनिकनेस। सो यूनिकनेस को आप प्रमोट करो। सही बात है, यूनिकनेस है आंसर 1 एंड 2 आ गया आपका 4 कट। तो यहाँ केरला नहीं था, तो उसको नहीं मालूम, फिर भी आप यहाँ पर यूनिक ये फीचर देखकर आप आंसर पे जा सकते थे। अगर यहाँ पर मेल लिखता था, लेट सपोज द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज ए मेल, तो क्या नया है, हर जगह तो इंसानों में भी मेल कर रहा, आप जानवरों में भी मेल करेगा, तो क्या आपको नया दिखेगा, कुछ भी तो नया नहीं है। लेकिन फीमेल बोलने से कुछ एक नया लग रहा था, यार कुछ नया है। फिर तुम्हें याद आता इसी तरीके से मक्खियों में भी, एंड्स में, वो मक्खियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही एक ग्रुप होता है जिसको फीमेल लीड करती है मक्खी। याद आता तुम्हारे को, हाँ ऐसा कुछ था, हम पढ़े थे। सो इन दिस वे यू कैन अराइव एट द आंसर 1 एंड 2। तो हियर मैं यहाँ पर समअप करता हूं क्लास को और ये बता रहा हूं, देखो आपके जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है 30 से 35 हर साल आएंगे। उसके लिए आपको स्किल सीखना है। तरह तरह से वो सवाल पूछेगा। वो टॉपिक को कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी किताब पूरे तौर पर नहीं पढ़ा सकती। आपको उसके लिए स्किल सेट रेडी करना पड़ेगा, यही एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये हो गया थीम वाइज प्रिपरेशन, ये हो गया आपका एलिमिनेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लॉजिकल गेसिंग, ठीक है, अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसका फायदा ये होगा कि आपको कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आने दे। फॉर एग्जांपल ये 2021 के 3 क्वेश्चन है, 21 के क्वेश्चन है ये। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल, ये 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वाटर क्रेडिट वाला 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड ऑर्बरी डे फाउंडेशन, इनके ऊपर। ये तीनों का क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन तुम्हारे को 2021 में पूछे गए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू कैन अराइव एट द आंसर। यहां से 6 मार्क्स आपको फ्री में मिलेंगे। इसके लिए एक अलग से अप्रोच होता है, वो सिखाता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। तो आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं और सीधे सीधे 6 मार्क्स। और खास बात क्या होती है मालूम की, यूपीएससी जब क्वेश्चन डिजाइन करता ना,
एक के बाद एक उसी तरीके से बनाता है, वो भी आप रोज सिखाता हूं मैं आपको कि यूपीएससी एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ चेक करने के लिए दे रहा है तो इसी तरीके से 13 नंबर का क्वेश्चन दिन 14 नंबर का क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि यहाँ पर जो लॉजिक रिपीट हुई वो यहाँ पर अप्लाई हो सकती। सिमिलरली एक ही पेपर में और एक क्वेश्चन है, सेम लॉजिक अप्लाई होगी, आपके 6 मार्क्स फ्री में। तो यहाँ पर डेमो लेक्चर मैं खत्म करता हूं आज, और सारे एस्पिरेंट को बताना चाह रहा हूं कि आज का ये डेमो लेक्चर कंप्लीट हो गया, कि हमने थीम वाइज प्रिपरेशन कैसी करनी है बताया मैंने, लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन टेक्निक, ये सब। अब जब ये चीजें सीखेंगे आप, सी सेट कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको मदद मिलेगी, वो भी मैं कराऊंगा, यहाँ पर नहीं लिया लेकिन कराऊंगा। तो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं 21 फरवरी से, ठीक है, आज से 9-10 दिन के बाद हम शुरू कर रहे हैं क्लासेस। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए इन नंबर्स पे 9515455571 9967775430। आप एडमिशन ले लीजिए, कल से हम एडमिशंस लेंगे इंशाल्लाह, कल से एडमिशंस लेंगे। इस कोर्स की टोटल फीस 4500 रुपीज है, ठीक है। आपको इसमें जो है पढ़ाना कुछ नहीं है, देखो मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक आपको आंसर निकालने के टेक्निक दे दूंगा। मेरा काम यही है कि आपको मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी आंसर नजर आना, आप क्वेश्चन से डरना नहीं, आपका कॉन्फिडेंट हाई रहना, बस आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे एंड यू विल बी द नेक्स्ट फैजान। तो जो भी एस्पिरेंट एडमिशन मंडे टू फ्राइडे रहेगी। हाँ क्लासेस जो है 1 मंथ के लिए है, तो मेनली मैं मंडे से फ्राइडे लेता हूँ, ठीक है। और टाइमिंग जो क्लास की रहेगी वो मॉर्निंग सेशन रहेगा 9 to 10 AM। सबको लाइव क्लास अटेंड करना है, पहली चीज बता रहा हूं मैं, देखो पहली चीज लाइव क्लास अटेंड करो, मेरे साथ रहकर सीखो। आपको प्रीलिम्स निकालना है, आपको 5 लाख बच्चों में से 10,000 के अंदर जाना है, तो आप लाइव क्लास अटेंड करो। दूसरी चीज, मैं पहली बार इसकी रिकॉर्डिंग देने वाला हूं, इससे पहले 2 साल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दी, मगर रिकॉर्डिंग लिमिटेड रहेगी। कैसे? आपके पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग आएगी, यू कैन वॉच एट मैक्सिमम 2 टाइम्स आप देख सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देन इंटायरली 12 घंटों तक आपके पास वो लेक्चर अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग 9 to 10 हमने क्लास कर ली, 10:30 तक आपके अकाउंट में उस दिन की क्लास आ जाएगी, तो रात के 10 बजे तक आपके अकाउंट में रहेगी वो क्लास, फिर डिलीट हो जाएगी। आप मैक्सिमम 2 बार रिवीजन भी कर सकते हैं, आप देखना चाह रहे हैं आप देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको रिकॉर्डिंग भी देने वाला हूं फॉर यूर ओन बेनिफिट, ठीक है। ये सारी चीजें मेरा है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप आइए, प्रीलिम्स को आसान बनाइए, मेंस का टिकट बुक करिए और IAS बनिए, ठीक है। तो होप यू हैव एंजॉयड दिस प्रोग्राम। अगर से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, या फिर कंक्लूड करना है तो हम कंक्लूड भी कर सकते। So now we are concluding our session. Thank you very much. Okay, bye.